दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां अमेंडमेंट या 52वां संशोधन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में दल बदल एक बहुत बड़ी समस्या है और दल बदल के भयंकर तथा खतरनाक प्रभावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों और नेताओं ने यह अनुभव किया कि यदि इस बीमारी का इलाज शीघ्र से शीघ्र नहीं किया गया तो भारत में लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा। अतः इसे रोकने के लिए हर तरफ से अनेक प्रयास किए गए। इसी दिशा में तात्कालिक जो सरकार थी उसने भी एक सराहनीय कदम उठाया। गृह मंत्री यशवंत राव चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। केंद्रीय विधि मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री के अतिरिक्त इस समिति में सार्वजनिक नेता और गुट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 18 जनवरी 1969 को संसद के सामने रखी और दल बदल रोकने का ये पहला कदम साबित हुआ। इसी के आधार पर 52वां संवैधानिक संशोधन किया गया। हालांकि ये संशोधन करने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि 1969 में जो प्रयास किए वो 1985 में जाके पूर्ण हुए और 52वां संवैधानिक संशोधन किया गया। तो क्या था इसमें, क्या थे उस बीमारी के उपचार के लिए, क्या ये उपयोगी सिद्ध हुआ, क्या इससे उपचार हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में विस्तृत पढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं। आज तक भारतीय संसद ने दल बदल को रोकने के लिए कई प्रावधान किए, जिसमें से 2 प्रावधान यानी 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ वो, और 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आज हम 52वां संविधान संशोधन 1985 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 52वां संवैधानिक संशोधन करने से पहले मैं आपको थोड़ा भूमिका के रूप में बता देता हूं कि वर्ष 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। विभाजन की घटना से दल के विभाजन के विषय में वाद विवाद शुरू हो गया। फलस्वरूप राजनीतिक दलों और नेताओं ने आपसी स्वार्थों के कारण उस दिशा में कोई ठोस कदम भी नहीं उठा सके। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत को बहुत बड़ी जीत हुई और इंदिरा लहर के चलते लोकसभा में और राज्य विधान मंडलों में रिकॉर्ड जीत कांग्रेस को हासिल हुई। और इससे एक बार कांग्रेस को ऐसे लगने लगा कि अब हमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब यदि दल बदल 1-2 लोग करते हैं तो भी सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं थी। इसी के चलते 1977 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को और उसकी पार्टी को काफ़ी ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी भी लग गई थी। और उसी दौरान हमारे यहाँ एक संपूर्ण क्रांति नाम से जयप्रकाश नारायण एक क्रांति चला रहे थे, एक आंदोलन चला रहे थे, जिससे भी कांग्रेस सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसी क्रांति के बदौलत एक जनता जनता दल पार्टी बनी और उसी पार्टी ने 1977 में अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि इसमें भी वो बीमारी फैली हुई थी, दल बदल की समस्या काफ़ी फैली हुई थी। इस वजह से मोरारजी देसाई ने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया था। लेकिन उससे पहले मोरारजी देसाई ने एक प्रारूप दल बदल विरोधी कानून का संसद में पेश किया, लेकिन उन्हीं के सहयोगी जो समाजवादी पार्टी थी उनका सहयोगी थी, जनता दल में थी, तो उसके नेता मधु लिमिये
ने इसका विरोध किया और विरोध की वजह से ये कानून या ये प्रारूप है वो सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन इन सभी के प्रयासों की वजह से 1985 का ये वो दिन भी आया जिस दिन दल बदल कानून है वो हमारे यहाँ मौजूद हुआ, या यूं कहें कि दल बदल कानून है वो हमारे संविधान का एक अंग बन गया। तो क्या था 1952वें संवैधानिक संशोधन में, क्या थी उसकी धाराएं, चलते हैं देखते हैं क्रमवार। उससे पहले एक बार फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो 52वां अमेंडमेंट संविधान के का जो 52वां संशोधन अधिनियम था वो 1985 में, जिसके तहत कहा गया था कि सांसदों तथा विधायकों के द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेद में परिवर्तन किए गए तथा एक नई अनुसूची जोड़ी गई। इस अधिनियम को सामान्यतः हम दल बदल कानून कहते हैं, यानी कोई राजनीतिक दल का सदस्य या कोई एक राजनीतिक दल है वो दूसरे दल में परिवर्तन करता है, या कोई दल में विभाजन होता है, या कोई व्यक्ति अपने दल के आदेशों को न मानकर कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो दल के सिद्धांतों के विरोध में होती है, तो ऐसे में उसको अयोग्य घोषित करने का जो कानून है उसको हम 52वें संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग दल बदल कानून कहते हैं। 4 अनुच्छेदों में चेंज किया गया। 4 अनुच्छेद कौन कौन से थे, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो 4 अनुच्छेद थे वो 101, 102, 101 और अनुच्छेद 190 और 191। ये 4 अनुच्छेद थे जिनमें परिवर्तन किया गया, क्योंकि ये चारों जो थे उन चारों अनुच्छेदों में संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों से सीटों की रिक्तियों और निहरताओं यानी अयोग्यताओं से संबंधित इनमें प्रावधान थे, जिनको चेंज किया गया दल बदल कानून के तहत। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इम्पोर्टेंट है 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संशोधन से जोड़ी गई, कौन कौन से कानूनों में कौन कौन से अनुच्छेदों में बदलाव किया गया। तो चलते हैं इसकी जो धाराएं हैं उनके बारे में देखते हैं। 52वें संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि यदि संसद या किसी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य जिस राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीत कर आता है उस दल से त्यागपत्र देता है, या उस दल से निकाल दिया जाता है, या उस दल के निर्देशों के विपरीत सदन में वोट देता है, या निर्देश के बावजूद वोट देने के समय उपस्थित न हो तो उसे संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी या छोड़नी पड़ सकती है। मैं ये कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी अयोग्यता के बारे में डिसीजन है वो अंतिम अध्यक्ष या सभापति के पास होगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यानी 52वें संविधान संशोधन की पहली धारा में ये कहा गया है कि कोई भी सदस्य, चाहे वो संसद का हो चाहे राज्य विधानमंडल का हो, जिसने किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीता है, तो कुछ समय बाद में या तो वो उस दल से त्यागपत्र दे देता है, या उस दल से निकाल दिया जाता है, या फिर उस दल के निर्देशों के विपरीत जाकर वोट देता है। यानी जब संसद में किसी अधिनियम पर या फिर किसी कानून पर या किसी नीति निर्माण के लिए वोटिंग होती है, तो फिर उस वोटिंग के दौरान कोई सदस्य अपने दल के विपरीत जाके वोट देता है, या फिर जब विहिप जारी होता है, विहिप एक तरह की सूचना होती है जिसमें ये कहा जाता है कि सभी सदस्यों को इस दिन उपस्थित होना जरूरी है, तो उस दौरान उस विहिप को न मान के वो बंदा अनुपस्थित रहता है, तो उसको सदस्यता छोड़नी पड़ सकती है। दूसरी धारा इस संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मनोनीत सदस्य, अब हम पढ़ते हैं मनोनीत सदस्यों के बारे में। मनोनीत सदस्य सदन की सदस्यता ग्रहण करते समय या उसके 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, यानी 6 महीने के अंदर राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, परंतु उस बाद में उस दल से इस्तीफा दे देता है,
बाद में उस दल से इस्तीफा दे दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, या उस दल के निर्देशों के अनुसार वोट का प्रयोग नहीं करता है, तो उसे सदन की सदस्यता से वंचित होना पड़ेगा या पड़ सकता है। यानी इसमें हम मनोनीत सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारी लोकसभा और विधानसभा में, जैसे लोकसभा में 2 है और लोकसभा में 2 है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो ऐसे मनोनीत सदस्य जो कला क्षेत्र विज्ञान के में कोई विशेष काम किए होते हैं, यानी कई बार ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे मनोनीत सदस्य या तो 6 महीने के अंदर किसी दल को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में वो उस दल से इस्तीफा दे देंगे या उस दल के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर उनका मनोनयन रद्द किया जा सकता है और उनकी सदस्यता है वो वापस ली जा सकती है। इसी संशोधन में आगे मनोनीत सदस्यों के लिए ये कहा गया है कि अधिक से अधिक 6 महीने तक किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है, लेकिन 6 महीने के बाद में किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो भी उसे दल विरोधी कानून के अंतर्गत सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। यानी 6 महीने में कोई कर लेगा तो ठीक है, तब तो उसे दल विरोधी कानून के तहत उसकी सदस्यता को नहीं रद्द किया जाएगा। यदि 6 महीने के बाद में उसको यदि ऐसा करता है वो, तो भी उसको फिर हम दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। यानी 6 महीने के बाद में वो किसी भी दल का सदस्य नहीं बन सकता है। निर्दलियों से संबंधित प्रावधान भी है। इसमें कहा गया है कि कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीतकर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है या ग्रहण कर लेता है, तो उसे भी सदस्यता से वंचित होना पड़ सकता है। यानी निर्दलीय सदस्य वोट किसी को दे सकता है, लेकिन वो अनुपस्थित भी रह सकता है, लेकिन वो यदि किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो फिर उसको दल से या संसद की सदस्यता से या विधानमंडल की सदस्यता से उसको निष्कासित किया जा सकता है। अब इस संशोधन में ये भी कहा गया है कि कैसे कौन सी जो कंडीशंस है जो दल बदल विरोधी कानून के तहत नहीं आती। जैसे किसी राजनीतिक दल में विभाजन होता है अथवा 2 दल मिलकर विलय करके नए दल का निर्माण करते हैं। जैसे संसद या विधायिका दल में कम से कम 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य अपनी इच्छा से अपने दल से अलग होते हैं या अपने उस पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करते हैं, तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। यानी किसी दल में बहुत सारे सदस्य हैं और उनका 1/3 सदस्य यदि उस दल से अलग बिहेव करते हैं या अलग मतदान करते हैं या अपना दल छोड़ के दूसरा दल बनाते हैं, तो उसको दल का विभाजन कहा जाएगा, न कि दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा। ये बहुत ही विवादित क्लोज था इस कानून का या इस अधिनियम का, दल बदल कानून का बहुत ही विवादित रहा। इसी की वजह से फिर इसको रद्द किया गया और 91वां जो संवैधानिक संशोधन है वो लाया गया। इस प्रकार यदि किसी राजनीतिक दल को किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय होता है तो 2 दल मिलकर नए दल का निर्माण करते हैं, तो उसे दल बदल नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू 52वां संवैधानिक संशोधन या दल बदल विरोधी कानून। कोई भी सदस्य सदन आगे पढ़ते हैं हम, कोई भी सदस्य सदन का सदस्य रह सकता है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय उस सदन का जो अध्यक्ष या सभापति होगा वो इसका निर्णय करेगा कि क्या उसकी योग्यता वह योग्य है सदन में बने रहने का या अयोग्य है। तो इसका फैसला भी अंतिम माना जाएगा। यानी इसके फैसले के अगेंस्ट किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये जो 10वीं अनुसूची है उसका 7th पैरा है, ये उसका 7th पैरा था जिसमें ये कहा गया कि चुनौती नहीं दी जाएगी। इसके आधार पर भी इस कानून को काफ़ी नुकसान हुआ था।
तो ये थी इसके कुछ प्रावधान और धाराएं। लेकिन अब आपको पता ही है कि इतना अच्छा कानून होते हुए भी इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसी कमियां की वजह से इसका कई बार इसकी आलोचना की गई। जैसे एक तिहाई प्रावधान सही नहीं है, क्योंकि एक तिहाई प्रावधान, चाहे ये मान लो कि कोई एक सदस्य दल बदलता है या फिर कोई कुछ बहुत सारे या कुछ समूह के रूप में यदि दल बदलते हैं, तो वो हुआ तो दल बदल ही ना, हुआ तो दल बदल ही। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, ऐसे कैसे कह सकते हो कि जब एक व्यक्ति अयोग्य हो सकता है तो बहुत सारे भी अयोग्य हो सकते हैं। इसी से जुड़ी दूसरी ये भी थी कि लोग इसका सहारा भी लेने लगे। जैसे अपने यहाँ क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे दल संसद में, विधानमंडल में पहुँचते हैं, जिनके पास एक या किसी के पास 2 सीटें होती है, किसी के पास 3 होती है, किसी के पास 4 होती है, किसी के पास 5 होती है। तो इसमें क्या होता है कि जिसके 1 2 3 4 5 सीटें होती है, उसमें एक या 2 3 लोग हैं, वो फिर क्या करते हैं कि अपना दल बदल लेते हैं। क्योंकि उनका एक तिहाई, तो वो यदि 2 सदस्य हैं उसमें से एक जाएगा, 3 सदस्य है तो भी एक जाएगा, या 4 सदस्य है तो भी एक जाता है, तो भी, या 2 जाते हैं तो भी एक तिहाई सदस्यता बन जाती है। तो इस दल का सहारा लेकर बहुत सारे लोगों ने दल बदल किया था। हरियाणा में भी ऐसा एक बार हुआ था जिसमें कुछ सदस्यों ने मिलकर दल बदल किया था। इसी तरह हमारे जो चंद्रशेखर पीएम बने थे, उन्होंने भी एक तिहाई सदस्य यानी जनता दल से अपने एक तिहाई सदस्यों के साथ निकल गए और फिर अल्पसंख्यक सरकार इन्होंने बना ली थी, जो बहुत कम समय के लिए चली थी। अस्पष्ट कानून है, स्पष्ट कानून नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे उसमें दल बदल के मामलों पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति पीठासीन अधिकारी को दी गई थी, परंतु उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी कि कितने समय में पीठासीन अधिकारी है वो निर्णय देगा कि क्या कोई व्यक्ति योग्य है अयोग्य है। इसमें फिर पीठासीन अधिकारी है वो भेदभाव बरतने का उसका खतरा बना रहता है। यानी कुछ जो, जैसे कि आपको पता ही है कि पीठासीन अधिकारी होता है वो एक दल का व्यक्ति होता है, और फिर वो उस सदन का अध्यक्ष या स्पीकर बनता है, और फिर 5 साल के बाद में उसे उसी दल में वापस जाना होता है। तो इस वजह से कई बार भेदभाव होने की संभावना रहती है। अस्पष्टता मौजूद थी। अध्यक्ष और सभापति का निर्णय अंतिम होने में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किससे? न्यायपालिका से। यानी कि जब किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो फिर वो सदस्य न्यायालय की शरण में जाता है, और ये कानून कहता है कि इस तरह का निर्णय है वो न्यायालय की परिधि से बाहर रखा है। लेकिन उदाहरण के लिए गोवा, मेघालय आदि विधानसभा के अध्यक्षों द्वारा किए गए मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाने तथा उसके द्वारा विधानमंडल के अध्यक्षों को अपने निर्णय को लागू न करने के निर्देश न मानने से विधानमंडल, यानी कई बार क्या है कि वो न्यायालय में चले जाते हैं, फिर न्यायालय उनको ऐसे डिसीजन को लागू न करने के लिए आदेश देती हैं, और फिर जब ऐसे निर्देशों को विधानमंडल अपना लागू नहीं करता है या फिर उसको नहीं मानता है, तो फिर न्यायपालिका और विधानपालिका के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये कानून है। इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत बोल दें या फिर ग्राम पंचायत, इनके लिए के जो सदस्य हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यानी इस मामले में ये जो कानून है वो मौन है कि क्या ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के लोग क्या दल बदल कानून के अधीन आते हैं या नहीं आते हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। साथ ही साथ अनेक ऐसे दल हैं जो इसके पक्ष में नहीं है, सहमत नहीं थे, और इसी की वजह से इसी कानून को कुछ ही समय में न्यायालय में चुनौती दी गई। अब न्यायालय में चुनौती दी गई, क्यों दी गई? क्योंकि 11 फरवरी 1991 में, 11 फरवरी 1991 में जब लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय ने दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत 5 मंत्रियों सहित जनता दल के 8 सदस्यों को लोकसभा की सदस्य से
सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। इसी तरह मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष ने 17 अगस्त 1991 को 5 निर्दलीय सदस्यों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। मणिपुर, मेघालय, गोवा, पंजाब, गुजरात, सिक्किम तथा मध्य प्रदेश की विधानसभाओं के कुछ सदस्यों तथा 9वीं लोकसभा के कुछ सदस्यों ने 52वें संशोधन की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में फिर चुनौती दे दी। तो इससे क्या हुआ, संविधान की पीठ ने 12 नवंबर 1991 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि ये कानून वैध है। ये कानून तो वैध है, कानून वैध है, लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में जो अध्यक्ष और सभापति के निर्णय है वो अंतिम नहीं होंगे, यानी उनके अगेंस्ट वो न्यायपालिका में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि 10वीं अनुसूची के जो 7वें पैरे को भी इन्होंने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि 7वें पैरे में ये कहा गया था कि जो अध्यक्षों के जो चुनाव है अध्यक्ष हैं उनके निर्णय अंतिम होंगे, न्यायपालिका है उसकी न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। इसका मतलब वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, और जुडिशियल रिव्यू से बाहर है वो जाना एक तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान के ढांचे का संवैधानिक रिव्यू कभी भी किया जा सकता है। और संविधान का ढांचा क्या है इसके बारे में केशवानंद भारती मिनर्वा मिल्स जो विवाद है उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ है कब कब आई है। तो इसके तहत हम संवैधानिक ढांचा, अब लोकतंत्र का रूप या फिर संसद की में ये जो कानून है उसको न्यायपालिका है उसने कहा कि हम न्यायिक समीक्षा इसकी कर सकते हैं। आप ऐसा कोई पैरा इसमें नहीं डाल सकते हैं। इस वजह से इस संविधान में या इस कानून में जो दल बदल विरोधी कानून था उसके पैरे को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, 7वें को न्यायिक समीक्षा के तहत ले आया है, और जिसके चलते आज भी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। हालांकि इसके बाद में 2003 में 91वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें इसके जो गलतियां थी उसको निकाला गया है। जैसे 1/3 वाला व्यवस्था थी उसको हटा दी गई है, और भी इसमें कुछ चेंज किए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कौन कौन से चेंजेज हैं। तो ये 52वां संवैधानिक संशोधन था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक माइलस्टोन है भारतीय संविधान में, या यूँ कहें कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक माइलस्टोन का काम करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। जाने से पहले लाइक शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब तो करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।